हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसे कि हम लोगों ने आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीटेट पेपर 2 के लिए साइंस की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें से 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और उनसे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं, न्यू क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं, वो भी हम लोग कंप्लीट करते जा रहे थे। और ये इसका सेट हमारा आज 14 है। इसके पहले हम लोगों ने 13 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। उन सभी की प्लेलिस्ट सीटेट साइंस पेपर 2 के नाम से बनाई गई है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमारे जो है 220 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए थे, जिसमें बताया गया है कोई व्यक्ति गॉइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है। इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है? तो वह ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। अब जैसा कि बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति गॉइटर नामक व्याधि से ग्रसित है तो उसकी थायराइड ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है। थायराइड मानव शरीर का एक प्रमुख एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह गर्दन के निचले हिस्से में होती है। छोटी सी यह ग्रंथि में हार्मोन का निर्माण करती है और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित रखती है। क्या करती है? मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित रखती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है? एंडिनल, अग्नाशय, पीयूष या फिर थायराइड? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि जो है शर्करा या फिर मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है। और कौन सा हार्मोन होता है? वह इंसुलिन हार्मोन। जैसा कि बताया गया है, अग्नाशय शर्करा या मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है। मधुमेह इंसुलिन से नियंत्रित होता है, जबकि इंसुलिन अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग जो है लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। इधर समूह बताया गया पुंकेसर के भाग हैं और स्त्रीकेसर के भाग हैं। तो मतलब इनमें से बताना है कि कौन कौन जो है पुंकेसर के भाग होते हैं और इसमें बताना कौन कौन स्त्रीकेसर के भाग होते हैं। तो जैसे कि ये ऑप्शन में दिया गया है, पराग कोश तंतु पुंकेसर के भाग होते हैं, तो बिल्कुल ये सही दिया गया है। स्त्रीकेसर के भाग अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया कि पुंकेसर के भाग कौन कौन से होते हैं? पराग कोश और तंतु। और स्त्रीकेसर के भाग कौन कौन से होते हैं? अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट दिया गया है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, पुंकेसर पुमंग का भाग है जो पादप के नर जनन अंग कहलाते हैं। एक पुमंग में कम से कम एक या अधिक पुंकेसर हो सकते हैं। एकल पुंकेसर का आधारीय भाग पुंकेसर तंतु तथा शीर्ष भाग परागकोश में विभक्त किया जाता है। स्त्रीकेसर को अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र में विभक्त किया जाता है। अंडाशय आधारीय भाग जबकि वर्तिकाग्र शीर्ष भाग है जिस पर परागकण क्रिया के दौरान परागकण आकर ठहरते हैं। अतः दी गई तालिका में समूह ए में पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर के भाग सम्मिलित दिए गए। मतलब यहाँ पे जो ए ऑप्शन हमने बताया वही ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप किसी घास के पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़कर उसकी जड़ों और पत्तियों का परीक्षण करें तो आप यह पाएंगे इसमें। तो घास के जो पौधे होते हैं तो हमें बताना इसमें से कि जो है किस प्रकार की जड़ें होती हैं और सिरा विन्यास किस प्रकार का होता है। तो घास के पौधे में रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं और समांतर सिरा विन्यास होता है। तो इसमें से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। रेशेदार जड़ें होंगी और समांतर सिरा विन्यास होगा। अब जैसे कि बताया गया है, यदि किसी घास के पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़ कर निरीक्षण किया जाए तो उसकी रेशेदार जड़ें तथा उसकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास प्रेक्षित होगा। घास एक बीज पत्री आवर्ती बीज पादप है जो ग्रैमनी के अंतर्गत आते हैं। रेशेदार जड़ें जो है अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण है। अपस्थानिक जड़ें तथा पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास एक बीज पत्रियों की चारित्रिक विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भागों को खाने के लिए
अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालता है। कवच को खोलने और कोमल पदार्थ को खाने के पश्चात आमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है, जहां आहार धीरे धीरे पचता है। इस जंतु का नाम क्या है? तो ये प्रक्रिया होती कौन सी जंतु में? स्टारफिश अर्थात तारमीन में। स्टारफिश अर्थात तारामीन में। अब जैसे कि बताया गया है, स्टारफिश संघ इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है। इन जंतुओं के आमाशय को जठरागामी, जठर निर्गमी तथा जठर निर्गमी अधनाल या पाचक ग्रंथियों में विभक्त किया जा सकता है। स्टारफिश में किसी अन्य कठोर कवच युक्त जंतु के शिकार के समय भोजन ग्रहण करते समय संपूर्ण जठरागम तथा आमाशय को बाहर पलटने की अद्भुत क्षमता होती है। यह प्रक्रम शारीरिक पेशियों के संकुचन तथा प्रगुही तरल के दबाव द्वारा संपन्न किया जाता है। कोमल पदार्थ को खाने या पोषण के पश्चात आमाशय को 5 जोड़ी आंकुचक पेशियों द्वारा शरीर में वापस ले लिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्षुद्रांत और बृहदांत्र की लंबाइयों का अनुपात बताना है हमें। तो क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत जो होती है लगभग 7.5 मीटर की होती है और बृहदांत लगभग 1.5 मीटर की होती है। तो यहाँ पे दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 15 कम 15, 15 पन्ना 75, तो इसका अनुपात निकल आएगा 5:1। छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:1 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस माप क्रम और फ़ारेनहाइट माप क्रम पर क्रमशः होता है। तो सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट जो होता है मानव शरीर का ताप। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि सेल्सियस में कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मानव नेत्र के आरेख में ABCD द्वारा अंकित भागों का नामांकन किस प्रकार किया जाना चाहिए? जैसे कि जो मानव नेत्र है तो ए वाला पार्ट क्या कहा जाएगा? बी वाला, सी वाला, डी वाला। तो यहाँ जो ए वाला पार्ट है इस जगह को कहते हैं पच्छाभ पेशी। क्या कहते हैं? पच्छाभ पेशी कहा जाएगा। बी जो दिया गया है तो इसे कहा जाएगा परितारिका, ये वाला जो साइन बताया गया परितारिका। और सी वाला जो पार्ट दिया गया है ये वाला, तो इसे कहा जाएगा लिम्फ, ये जो गोल सा बना है। और ये जो बाहर दिया गया है ये जो गोल गोल से जिसमें डी ये लाइन दी गई तो इसे कहा जाएगा कार्निया। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/15 सेकंड तक। 1/15 सेकंड तक। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। शुष्क परिस्थितियों में बीजों का अंकुरण नहीं होता है। पोषकों का पादपों के विभिन्न भागों में स्थानांतरण घुली हुई अवस्था में ही होता है। विभिन्न समय अंतरालों पर फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा के गठन में सुधार होता है। फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा सरंध्र बनती है, जिसके कारण गैसों का विनिमय आदान प्रदान सरल हो जाता है। जल फसलों की पाले, शीत और गर्म वायु दोनों से रक्षा करता है। वे कथन कौन से हैं जो फसलों की सिंचाई की पुष्टि करते हैं? तो फसलों की सिंचाई की पुष्टि कौन कौन से करते हैं यहाँ पे कथन? जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया है, शुष्क परिस्थितियों में बीजों का अंकुरण नहीं होता, तो बिल्कुल सही कथन दिया गया है। पोषकों का पादपों के विभिन्न भागों में स्थानांतरण घुली हुई अवस्था में ही होता है, ये भी सही है। उसके बाद विभिन्न समय अंतरालों पर फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा के गठन में सुधार होता है, तो इससे यहाँ पे कोई भी तात्पर्य नहीं, ऑप्शन गलत है। फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा सारंध्र बनती है, जिसके कारण गैसों का विनिमय आदान प्रदान सरल हो जाता है, ये भी गलत कथन दिया गया है। उसके बाद पांचवा जो है, जल जो है फसलों की पाले या शीत और गर्म वायु दोनों से रक्षा करता है, तो ये भी कथन सही दिया गया है। तो यहाँ पे सही कथन कौन कौन से हमारे हैं? पहला, दूसरा और पाँचवा। तो जिन ऑप्शन में ये हो जाएगा वही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहला, दूसरा और पाँचवा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। इनमें सही कथन है, इनमें से हमें सही कथन बताना कौन सा है? गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं। जीन गुणसूत्रों में स्थित होते हैं, तो बी ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जीन होते हैं वह गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। एक कोशिकीय जीव श्वसन और जनन करते हैं, ये भी सही है। कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य
कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना है। तो ये भी यहाँ पे सही दिया गया है। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही दिए गए हैं। तो इसके अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब जैसे कि बताया गया है, गुणसूत्र यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। गुणसूत्र महीन, लंबे एवं अत्यधिक कुंडलित धागों के रूप में दिखाई देते हैं। जीन को जीव शरीर की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है, क्योंकि जीन एक विशेष प्रकार की क्रिया को नियंत्रण करता है। पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय में श्वसन एवं जनन क्रियाएं अन्य जैविक क्रियाओं के साथ साथ चलती रहती हैं। प्रत्येक कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो चयनात्मक अथवा अर्धपारगम झिल्ली होती है, जिसका कार्य कुछ ही चयनित पदार्थों को कोशिका के अंदर एवं बाहर जाने का अनुमति देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में मनुष्य के शरीर में 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति ए, बी, सी तथा डी द्वारा अंकित की गई है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी जगह पे कौन सी ग्रंथि। अब जैसे कि यहाँ पे ए, बी, सी, डी जो या साइन दिए गए हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी ग्रंथि मौजूद होती है। तो जैसे कि ए साइन जो दिया गया है तो यहाँ पे होती है पीयूष ग्रंथि। ये जो बी वाला दिया गया है यहाँ पे होती है थायराइड ग्रंथि। और जो सी दिया गया है तो यहाँ पे होती है एंड्रीनल ग्रंथि। और जो डी दिया गया है तो यहाँ पे होती है अग्नाशय। तो इसके अनुसार सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी एंड्रीनलिन ग्रंथि और डी अग्नाशय। अगला क्वेश्चन है, अमीबा के पादाप किसमें सहायता करते हैं? केवल गति देने में, गति देने एवं भोजन पकड़ने में, केवल भोजन का आभास कराने में, केवल भोजन पकड़ने में। तो अमीबा के पादाप किसमें सहायता करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा गति देने एवं भोजन पकड़ने में, गति देने एवं भोजन पकड़ने में। जैसे कि बताया गया है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। यह गति देने एवं भोजन पकड़ने में पादाप या सूडोपोडिया को उपयोग मिलाते हैं। पृष्ठ तनाव सिद्धांत एवं साल जल सिद्धांत अमीबा के गमन की व्याख्या करने वाला मुख्य सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत? पृष्ठ तनाव सिद्धांत या फिर साल जल सिद्धांत। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, नीचे कुछ जीव दिए गए हैं, ईस्ट, खटमल, जोंक, अमरबेल, शैवाल, जूं, छत्रक या फिर मशरूम या और लाइकेन। तो इनमें से परजीवी में वर्गीकृत किए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं? परजीवी इनमें से कौन कौन से हैं? तो जैसे कि यहाँ पे परजीवी जो है खटमल है, उसके बाद जैसे कि जोंक है, उसके बाद चौथा अमरबेल है और उसके बाद छठा जो है वह जू है। कौन है? जू है। तो ये जो चारों चीज़ें दी गई हैं ये चारों ही क्या है? परजीवी के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से फिर से देखते हैं एक बार यहाँ पे। जैसे कि खटमल हो गया, जोंक, अमरबेल और जू। तो यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां ऑप्शन जो दिए गए हैं विकल्प, ये हमारा ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट में वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में कुछ खोज दी गई है। सूची फर्स्ट, इधर सूची सेकंड से हमें मैच करना है। जैसे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोज की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? चेचक के टीका की खोज की थी। लुई पास्चर ने क्या किया था? लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी। और रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज की थी। तो इसको जब हम मैच करेंगे तो इसका फिर से मैचिंग क्या होगा, फिर से देखते हैं एक बार। ए का हो जाएगा चौथा, बी का पाँचवा, ए का चौथा, बी का पाँचवा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो इसके अनुसार यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए का चौथा हो जाएगा, बी का पाँचवा, सी का दूसरा और डी का पहला। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पेशियां। कितनी? 2 पेशियां मिलकर। अब यहाँ पे बताया गया है, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए एगोनिफ्ट और एगोनिफ्ट की पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। एगोनिफ्ट पेशियां काम करने वाली होती हैं, जबकि चोट को रोकने और हड्डियों की हलचल को नियंत्रित करने के लिए एटगोनिफ्ट मांसपेशियां एपोनिफ्ट मांसपेशियों के विरुद्ध कार्य करती हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयवों का निरूपण करता है। जैविक अर्थात जिनमें जान होती है। जैसे कि बालू, कछुआ, केकड़ा, चट्टानें। तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि बालू और चट्टानें जो निर्जीव होती हैं।
कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप, तो बिल्कुल सही है यही ऑप्शन। कीट, मेढक, मछली और जलीय पादप होते हैं, इन सभी में जान होती है। जैसे कि यहाँ पे मृदा दिया गया, इसमें जान नहीं होती है, और इसमें जैसे जल हो गया तो इसमें भी जान नहीं होती, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कौन से पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं? तो मादा भाग में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं ये हमें बताना है। वर्तिकाग्र या फिर वर्तिकाय, अंडाशय एवं पुंकेसर, वर्तिकाय अंडाशय एवं वर्तिका, पुंकेसर अंडाशय एवं वर्तिका, पुंकेसर पंखुड़ियाँ एवं बाह्यदल। तो जिनमें जिनमें पुंकेसर है तो सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि पुंकेसर जो होता है वो नर जनन अंग होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वर्तिकाय, अंडाशय एवं वर्तिका ये मादा भाग को संगठित करते हैं, मतलब मादा जनन अंग के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे कि बताया गया है, वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं वर्तिका किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं। ये पौधे के जायांग में पाए जाते हैं। वर्तिका अंडाशय के ऊपर का लंबा एवं पतला भाग होता है, जबकि वर्तिकाग्र वर्तिका का सबसे ऊपर का भाग होता है जो चिपचिपा होता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युगलों में से कौन सा युगल लक्षणों की आनुवांशिकता संबंधित है? कौन सा युगल जो है आनुवांशिकता के लक्षणों से संबंधित है? क्रोमोसोम, गुणसूत्र तथा जीन, क्रोमोसोम तथा माइट्रोकांडिया, कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली तथा क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। तो यहाँ पे आनुवांशिकता संबंधित कौन कौन से? क्रोमोसोम और गुणसूत्र तथा जीन। तो यहाँ पे ए विकल्प हमारा सही दिया गया है। अब जैसे कि बताया गया है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जीन जीवों को वंशगति इकाइयाँ होती हैं। वे माता पिता से वंशानुगत जानकारी अपनी संतानों के लिए ले जाते हैं। जीन गुणसूत्रों में घनीभूत होते हैं, जो कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र बेलनाकार होते हैं तथा इसके पेलिकल, मैट्रिक्स तथा क्रोमेटिड्स 3 भाग होते हैं। गुणसूत्र कितने भाग होते हैं? 3 भाग, पेलिकल, मैट्रिक्स तथा क्रोमेटिड्स। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ में पदों का कौन संयोजन सही है? केंद्रक, प्लेस्टिड्स, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। तो जैसे कि बात की जाए, जिसमें से कोशिका भित्ति होगी तो जंतु कोशिका नहीं होगी। ये भी जैसे कोशिका भित्ति तो ये भी जंतु कोशिका नहीं होगी। उसके बाद जैसे कि क्लोरोप्लास्ट अगर है तो ये भी क्या जंतु कोशिका में नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम और माइट्रोकांडिया ये जंतु कोशिका के भाग होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जैसे कि बताया गया है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, बल्कि कोशिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढकी रहती है। एक जंतु कोशिका क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइट्रोकांडिया, लाइसोसोम से बनी होती है। जंतु कोशिका में पर्णहरी तथा रसधानी नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जनन से संबंधित पदों के समुच्चयों पर विचार कीजिए। शुक्राणु, अंडवाहिनी, अंड गर्भाशय, अंडोत्सर्ग, अंड, अंडवाहिनी गर्भाशय, शुक्राणु वृषण, शुक्राणु नलिका शिशन, ऋतुस्राव अंड, अंडवाहिनी गर्भाशय। तो यहाँ पे कौन सा समुच्चय सही दिया गया है? तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, अंडोत्सर्ग, अंड, अंडवाहिनी और गर्भाशय।